Hello students, welcome back to our channel Guruji Education. In this video, we are going to solve question answers of lesson number 4, carbon and its compound. Let's see. क्वेश्चन नंबर 1, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए 6 सहसंयोजकाबंध है, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजकाबंध है, ऑप्शन सी 8 सहसंयोजकाबंध है, ऑप्शन डी 9 सहसंयोजकाबंध। इसका सही उत्तर है 7 सहसंयोजकाबंध हैं। देखिए आपको ये समझ नहीं आया होगा कि इसके अंदर 7 ही सहसंयोजकाबंध क्यों हैं। ये हमें पता चलता है किसी कंपाउंड के, किसी यौगिक के संरचना सूत्र को देखकर। तो जो एथेन है इसका संरचना सूत्र और जितने भी हमारे सिलेबस के अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं उसका वीडियो मैंने बना दिया है और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये देखेंगे तो आप सभी संरचना सूत्र संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कौन सा उनके अंदर बॉन्ड है, कितने बॉन्ड्स की संख्या कितनी है, तो ये वीडियो देखकर आप क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह। यहाँ पर हमें बताना है कि ब्यूटेनॉन जो यौगिक है इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पहले हम एक शब्द को समझते जो प्रश्न में आया है चतुर कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्यूटेनॉन है वे 4 कार्बन वाला यौगिक है। अब हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप बताना है। फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है जो यौगिक है उसके नाम से। यहाँ पर इसका पश्चलग्न है नॉन। ये जो ब्यूटेन है उसके अंदर ऑन जुड़ा शब्द, तो ऑन जुड़ने से बन गया ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन शब्द जो ऑन पश्चलग्न होता है वह होता है क्रियात्मक समूह कीटोन का। तो इसका सही उत्तर है कीटोन। हमारे कोर्स के अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका संरचना किस प्रकार की होगी, उनका नाम क्या होगा, उनका अनुलग्न या पश्चलग्न क्या होगा, ये इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनका क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। वो देखकर आप फंक्शनल ग्रुप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन सी ईंधन आर्द्र है, ऑप्शन डी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। देखिएगा जब ईंधन पूरी तरह से जलेगा या ईंधन का पूरी तरह से दहन होगा तो वह स्वच्छ और नीली ज्वाला के साथ जलेगा। जैसे एलपीजी का कंप्लीटली बर्न होता है तो वह नीली ज्वाला के साथ जलती है। लेकिन जब इनकम्प्लीट उसका बर्निंग होती है, इनकम्प्लीट उसका कंबंशन होता है, तो उस स्थिति के अंदर वह लाल पीली ज्वाला के साथ जलता है। उसके अंदर कार्बन के कण होते हैं जिसके कारण से ये काले होते हैं। तो इसका सही आंसर है ईंधन का पूरी तरह से नहीं जलना, अर्थात ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, CH3Cl मेथिल क्लोराइड में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। सीधा सा इसके अंदर प्रश्न समझ में आती है बात कि हमको मेथिल क्लोराइड के अंदर बॉन्डिंग किस प्रकार से है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य किस प्रकार से बॉन्ड बन रहा है ये समझाना है और हमको ये बताना है कि सहसंयोजक आबंध की प्रकृति क्या है। तो आइए इसको उत्तर को हम देखते हैं। हमने क्वेश्चन के अंदर देखा CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड के अंदर 3 तत्व है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। हमें इनका इलेक्ट्रॉन वितरण जब हमको पता होगा किस कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इनके अंदर बॉन्डिंग बता पाएंगे कि किस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं आपस में। तो आइए देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है 17। तो इलेक्ट्रॉन वितरण जब हम इनके कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कार्बन के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन पूरे। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से क्लोरीन के भी 17 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व क्लोरीन को अपने अष्टकों को पूरा करने के लिए 4, 1, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अभी सवाल ये आया कि इनके अष्टक पूरा क्यों करना पड़ रहा है। कार्बन को 4 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, क्लोरीन को 1 चाहिए। क्या है ये? इसलिए क्योंकि एक अष्टक नियम है। अष्टक नियम ये कहता है कि वही तत्व स्थायी होते हैं जो अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेते हैं, अर्थात जिनके संयोजी कोश
अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तो इसलिए ये स्टेप को पूरा करते हैं। तो कार्बन 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, कार्बन को अपना स्टेप पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 3 हाइड्रोजन परमाणु से के साथ करता है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये क्लोरीन के 1 परमाणु के साथ करता है। तो इस प्रकार से इसने 4 अपनी संयोजकता पूरी कर ली, यानी कि इसने अपना स्टेप पूरा कर लिया, क्योंकि 4 तो पहले से ही है, 4 इसने साझेदारी करके 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ और 1 क्लोरीन परमाणु के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बीच के अंदर सेंटर में आपको पर्पल कलर का एक सर्कल दिख रहा है, ये कार्बन परमाणु का है, और इसके साथ 3 आपको डार्क येलो कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, या हाइड्रोजन परमाणु को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक डॉट है, एक क्रॉस है, ये इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं। तो जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है यह कार्बन से दिया गया है, और जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के द्वारा। तो इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई और एक सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ऐसे ही 3 हाइड्रोजन परमाणु से इस कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड बना लिए, और एक जो बॉन्ड बना वो उसका क्लोरीन के साथ बना। तो यही इसी के क्लोरीन के अंदर वो है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु के द्वारा दिया गया है और इलेक्ट्रॉन एक इसका क्लोरीन परमाणु के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से ये मैथिल क्लोराइड का संरचना सूत्र बना। अब इसमें बॉन्ड कैसा बनेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर के अंदर कार्बन और 3 हाइड्रोजन जो कि सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, एक क्लोरीन ये भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। अब एक आपको बेसिक बात बता देता हूँ, जितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी उतना बंध बनेगा। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ भी हमने इसके अंदर देखा कि कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड है। अगर ये 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन होते यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता। आइए अब इसका आगे का हिस्सा देखते हैं आंसर का। ऐसा कर कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की उसने, आपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए और उसने उत्कृष्ट गैस नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसने प्राप्त किया। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, तो हाइड्रोजन ने हीलियम का प्राप्त कर लिया क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और क्लोरीन ने ऑर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इस प्रकार से क्लोरोमेथेन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन क्लोरीन के मध्य सहसंयोजी आबंध कुल 4 सहसंयोजी आबंध बने। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य तो 1 बना, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य 3 बने और कार्बन क्लोरीन के मध्य 1 बना। तो इस प्रकार से कुल 4 सहसंयोजी आबंधों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से क्लोरोमेथेन का निर्माण हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो पहले है एथेनोइक अम्ल। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं कि हम भूले नहीं। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना जरूरी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमारे से गलती नहीं हो। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एथेनोइक एसिड का पहले हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचना सूत्र बना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कार्बन परमाणु हैं और 1 कार्बन परमाणु के साथ, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कार्बन परमाणु है उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन परमाणु है इसके साथ 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब डबल बॉन्ड देखते ही हमको, एक सिंगल बॉन्ड का तो हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर, डबल बॉन्ड देखते हमको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बताया भी था कि यहाँ पर 2 जोड़ी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य 2 जोड़ी अर्थात 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, और इस साझेदारी के अंदर बराबर का साझा है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉनों की, यानी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। और इसकी यहाँ पर एक ऑक्सीजन से, और इस ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड साझेदारी हुई है हाइड्रोजन परमाणु के साथ। आइए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे उसका संरचना सूत्र था वैसे के वैसे उसी को ध्यान में रखते हुए हमको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। उसके अंदर देखिए 2 कार्बन थे, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको, 2 कार्बन थे। तो यहाँ पर हमने 2 कार्बन, ग्रीन कलर का जो सर्कल आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं इसको और एनलार्ज कर देता हूँ, ये देखिएगा अब आप और थोड़ा स्पष्ट देख पाएंगे। 2 कार्बन हमने ग्रीन कलर के हमने बना दिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन था उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। तो आप येलो कलर के आप जो सर्कल देख रहे हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और ये सिंगल बॉन्ड्स जुड़े हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक क्रॉस और एक डॉट है, तो ये सिंगल बॉन्ड, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया। तो जो कार्बन वाला क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से दिया गया, तो इसीलिए चूंकि वो कार्बन से दिया गया तो इसलिए कार्बन की साइड है, और जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के द्वारा दिया गया तो वो हाइड्रोजन की साइड है। तो इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन ने 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जो है साझेदारी करी। और इधर देख रहे हैं दूसरे कार्बन के अंदर, आप दूसरे कार्बन में हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन परमाणु था वह डबल बॉन्ड से, कार्बन के द्वारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के अंदर अब साझेदारी होगी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे कार्बन के अंदर एक क्रॉस से है और एक डॉट से है, यानी कि 2 जोड़ी 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी आप देख रहे हैं, 2 पेयर के आप देख रहे हैं। जो क्रॉस वाला कार्बन से दिया गया है और जो स्टार वाला है, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा होगा वैसे, और थोड़ा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, जो स्टार वाला है वो ऑक्सीजन से दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके मध्य 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। तो और इसमें आप देखेंगे इस कार्बन की इस ऑक्सीजन परमाणु साथ यहाँ पर भी यही है, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है यह कार्बन से दिया गया आया है, और जो स्टार वाला इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन से आया है। तो इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन साझेदारी है, स्टार वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से आया है, और डॉट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से आया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमने इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई। यहाँ पर मैंने थोड़ा जगह के कमी के चक्कर में ये नहीं बताया है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसने दिया है। जब आप कॉपी के अंदर आंसर लिखेंगे तो आप वही सिंबल बनाएंगे कि डॉट वाला बनाना है, स्टार वाला, क्रॉस वाला, जो इलेक्ट्रॉन जिसने दिया है हमको वो लिखना है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के द्वारा दिया गया, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा दिया गया, और स्टार वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाई, किसके आधार पर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के आधार पर। अब हमको बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। आइए देखते हैं, पहले हमको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिससे कि हमको बनाने में आसानी रहे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सल्फर परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आइए हम देखते हैं, देखिएगा जैसा हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, हमने एक सल्फर परमाणु लेंगे, हमने बीच वाला येलो कलर का, जो डार्क येलो कलर है ब्राइट कलर का, उसका हमने सल्फर ले लिया। तो और 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु हमने दिखा दिए, जो कि आपको इलेप्टिकल दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु। और थोड़ा मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ, आपको और स्पष्ट दिख जाएगा। ये हाइड्रोजन परमाणु है। हम दूसरे एटम को थोड़ी अलग संरचना से भी दिखा सकते हैं, तो ये हमने दिखा दिया है। यहाँ पर आप देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 6, सल्फर का 6 परमाणु क्रमांक, बाह्यतम कोश में 6 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसने साझेदारी कर ली हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड की यहाँ पर साझेदारी हुई है। आइए अगले देखते हैं, प्रोपेनॉन। पहले प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोपेनॉन का संरचना सूत्र। प्रोपेनॉन के अंदर 3 कार्बन है, चूंकि प्रोप है, प्रोप का तो 3 कार्बन होता है, ठीक है, 1 2 3 कार्बन। इसके अंदर पहला और जो तीसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन कोई सा भी होता है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। तो पहला और जो तीसरा कार्बन है, इनके साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। और जो दूसरे नंबर का कार्बन है, दूसरे नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसी के आधार पर हमको, इसी को ध्यान में रखते स्ट्रक्चर हमको बनाना है। देखिएगा हमने यहाँ पर 3 कार्बन के जो है लाइट येलो कलर के, क्रीमिश कलर के 3 हमने कार्बन बना दिए। और हमको अब हम क्या करना है, पहले और तीसरे कार्बन पर, यानी कि जो साइड वाले कार्बन है उन पर हम हाइड्रोजन हम लगा देंगे। और हमने हाइड्रोजन हमने येलो कलर से उस मार्क से हमने ये लगा दी है, और वो सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो वही हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दिखाकर क्रॉस और डॉट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इस प्रकार से तीनों हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए, और तीनों हाइड्रोजन इसी प्रकार से हमने इस वाले कार्बन पर जोड़ दिए। अब हमको क्या करना है, जो हमारा सेंट्रल वाला कार्बन है उस वाले कार्बन से हमको ऑक्सीजन की और इसकी साझेदारी दिखानी है। देखिएगा ऑक्सीजन की साझेदारी के अंदर हमको एक इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की डबल बॉन्ड है, चूंकि 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है जब भी डबल बॉन्ड है, तो हमको उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाने हैं कार्बन के, और 1 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना है ऑक्सीजन का। तो अब हमने यहाँ पर जो ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन हमने स्टार से, आपको दिख रहा होगा, स्टार से हमने दिखा दिया है। तो जो स्टार वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसके द्वारा दिया गया है, वह ऑक्सीजन के द्वारा दिया गया है।
और जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी इसके नीचे हम लिख देंगे कि क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन द्वारा दिया गया, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन द्वारा दिया गया और स्टार वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के द्वारा दिया गया। तो संरचना सूत्र से देखिए कितनी आसानी से हमने ये कर लिया है। आइए अब नेक्स्ट फ्लोरीन F2, वही इसका फॉर्म हमारा तरीका। पहले संरचना सूत्र के अंदर 2 फ्लोरीन परमाणु सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं और हमको इसी प्रकार से दिखाना है। देखिएगा 2 हमने सर्कल ले लिए, थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ मैं। 2 सर्कल बनाए हमने और 2 सर्कल बनाकर हमने इन सर्कल के मध्य सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड से हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हमने दिखा दी है। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका ये हुआ। देखिएगा अभी आपने संरचना सूत्र भी देखा और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आपको कॉपी पेंसिल लिखेंगे, आपको संरचना सूत्र नहीं बनाना है। संरचना सूत्र हमें केवल हमारी प्रैक्टिस तक, जिससे कि हमको गलती नहीं हो, हम भूले नहीं किस प्रकार से हमको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। आइए देखते हैं इसका आंसर। पहले इसकी डेफिनेशन। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें स्थित हाइड्रोजन परमाणु एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला है, एक चेन बनी हुई है और उस चेन के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु है, जितने भी सदस्य हैं हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु एक ही प्रकार के समूह के द्वारा, परमाणु है या परमाणु का समूह हो सकता है, के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। और वो क्रियात्मक समूह एक ही होना चाहिए। जो परमाणु समूह जिसे हम क्रियात्मक समूह नाम देते हैं वह एक ही है। जैसे OH के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ या Cl के द्वारा हुआ तो ये समजातीय श्रेणी कहलाएगी। तो इसके 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं, पहला सदस्य है, दूसरा सदस्य है, पहले और दूसरे सदस्य में CH2 का, तो ऐसे दूसरे तीसरे चौथे में तो CH2 का अंतर होता है। जैसे एल्केन एक समजातीय श्रेणी, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो ये समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी का एल्केन समजातीय श्रेणी, जो समजातीय श्रेणी तो उसका एक कॉमन फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन जो समजातीय श्रेणी है, एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और इसके सदस्य हम यहाँ पर n का मान रख देंगे तो हमें इसके सदस्य प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर n का मान नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसके अंदर हमने n का मान रखा 1, तो हमें पहला सदस्य प्राप्त हो गया मेथेन। हाइड्रोजन की संख्या वही है, तो ये हमारा मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए मेथेन में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और एथेन के अंदर 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो देखिएगा मेथेन और एथेन में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आ गया। ऐसी एथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इनके अंदर आप अंतर देख रहे हैं कि CH2 का अंतर बढ़ता जा रहा है। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में क्रियात्मक समूह समान होता है, अतः सभी सदस्य एक समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह क्या होता है? एक ही होता है। इन सभी का एक सामान्य सूत्र होता है, यानी कि समजातीय श्रेणी का जैसे उसका था, हमारा एल्केन का था, एल्कीन का था, एल्काइन का था, तो ऐसे ही इनका भी एक समजातीय सामान्य सूत्र होता है। तो जो एल्कोहल समजातीय श्रेणी है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। यहाँ पर हम n का मान रखते जाएंगे, यानी कार्बन परमाणु संख्या रखते जाएंगे और हमें एल्कोहलों की समजातीय श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल में किस प्रकार अंतर करेंगे? हमें यहाँ पर भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को ध्यान रखते हुए एथिल अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, इनके बीच हमको अंतर करना है। आइए पहले हम भौतिक गुणों में अंतर करते हैं। अंतर करेंगे हम सारणी बनाकर, पहले कॉलम में लिखेंगे गुण, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एथेनॉल और तीसरे कॉलम में लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। देखिए पहला है गलनांक। जो एथेनॉल होता है इसका गलनांक होता है 156 K, और जबकि जो एथेनोइक अम्ल होता है इसका गलनांक होता है 290 K, 290 केल्विन। क्वथनांक, एथेनॉल का क्वथनांक 350 K और जो एथेनोइक अम्ल होता है इसका क्वथनांक होता है 391 K, यानी 391 केल्विन होता है। गंध की हम बात करें तो जो एथेनॉल होता है इसकी अभिलाक्षणिक गंध होती है, थोड़ी मधुर गंध होती है, और अभिलाक्षणिक के बाद स्पेशल स्मेल होती है।
ऐसी स्मेल और कहीं किसी भी यौगिक के अंदर नहीं मिलेगी। तो यह भी लाक्षणिक हुई, यानी कि इसकी गंध से इसकी पहचान होती है भाई ये एथेनॉल है। और एथेनोइक अम्ल, इसकी गंध दम घुटने वाली तीखी गंध होती है। जब हम एथेनोइक अम्ल को सूंघते हैं तो हमें एक झटका सा लगता है, तो तीखी स्मेल हुई। तो ये हुए इसके भौतिक गुण। आइए रासायनिक गुणों में अंतर करते हैं, वही सारणी बनाकर पहले कॉलम में गुण, दूसरे कॉलम में एथेनॉल के गुण और तीसरे कॉलम में एथेनोइक अम्ल के गुण। लिटमस पत्र से क्रिया, देखिए एथेनॉल के लिटमस पत्र का कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, न तो ब्लू लिटमस रेड होगा न रेड लिटमस ब्लू होगा, यानी किसी प्रकार के लिटमस में कोई नो चेंज हो। जबकि एथेनोइक अम्ल है चूंकि एसिड है, और एसिड की विशेषता होती है कि वो जो ब्लू लिटमस होता है उसका कलर रेड कर देते हैं, तो एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल हो जाता है। दूसरा अंतर देखते हैं, लिटमस पत्र से क्रिया, एथेनॉल में कोई नहीं होता है परिवर्तन, और जबकि अंतर, पहला अंतर दोबारा आ गया है, हम देख चुके हैं। दूसरा अंतर, सोडियम धातु से क्रिया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। देखिएगा हाइड्रोजन, इसकी एथेनॉल की और इसकी जब सोडियम धातु की अभिक्रिया होगी तो बुलबुलों के रूप में बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, जबकि एथेनोइक अम्ल से सोडियम धातु की कोई क्रिया नहीं होती है। तीसरा अंतर, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया। जब हम इसकी अभिक्रिया किसकी, एथेनॉल की हम करवाते हैं, तो ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि जो एथेनोइक अम्ल है यह इनसे क्रिया करेगा, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा, और इन दोनों के साथ ही क्रिया करके, यानी कार्बोनेट के साथ भी और हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करके यह कार्बन लवण बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। क्योंकि जो अम्ल हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके ये बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? अब हमें यह बताने कि साबुन जब पानी के अंदर डाला गया तो ये मिसेल बना क्यों। देखिएगा, तो साबुन होता है एक आयनिक यौगिक होता है, बेसिक बात हमको ही समझनी है। आयनिक यौगिक है तो उसका आयोनाइजेशन होगा। आइए अब इसका हम विस्तार से उत्तर देखते हैं। साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं, एक सिरा जो जल में घुलता है जल रागी कहलाता है। जल रागी का मतलब जल से स्नेह करने वाला, जल से प्रेम करने वाला, यानी कि वो जल की ओर होगा। तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक लंबी पूंछ वाला जो कि हाइड्रोकार्बन में घुलता है। दूसरा सिरा भी रहता है आयनिक होता है, तो ऋणात्मक सिरा हुआ जो कि लंबी पूंछ वाला सिरा होता है और हाइड्रोकार्बन के अंदर घुलता भी। डायग्राम के अंदर आप देख लेंगे, जल विरागी सिरा कहते हैं। देखिए चलो आपको पहले दिखा देता हूं मैं, ये देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सिरा है जो कि आयनिक है, ये बाहर की ओर है, और लंबी पूंछ वाला जो सिरा देख रहे हैं ये अंदर की ओर सिरा है, लंबी पूंछ वाला है ये। आइए आगे देखते हैं इसको। साबुन जल जैसे ध्रुवीय विलायकों के साथ क्रिया करता है। जल एक ध्रुवीय विलायक है तो ये इनके साथ क्रिया करेगा, तो आवेशित होने के कारण से जल रागी सिरा बाहर की ओर आ जाता है, और ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण से होता है। जब पानी के अंदर डाला तो क्या हुआ, जल रागी सिरा जल की ओर आएगा, क्योंकि जल से स्नेह कर रहा है, बाहर की ओर आएगा, और जो आयनिक सिरा है वो क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। तो जिसमें जल स्नेही पूंछ वाला बड़ा हिस्सा अंदर की ओर और वह आवेशित समूह बाहर की ओर होता है। जल में घुलने वाले जल रागी व हाइड्रोकार्बन में घुलने वाले जल विरोधी के समूह को ही मिसेल कहते हैं। यानी कि जो अभी डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर आप बीच के अंदर आप एक तेल की बूंद देख रहे हैं, और तेल की बूंद के चारों ओर जल रागी और जल विरोधी सिरे यानी कि आयनिक सिरे और हाइड्रोकार्बन का पूंछ वाला जो भाग है वो आपको एक निश्चित पैटर्न के अंदर व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रहा है। तो जो पूरी की होल स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी होल स्ट्रक्चर मिसेल कहलाएगी। ये पूरी की पूरी होल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, बहुत सारी पूंछ वाली और ये पर्पल कलर के जो आप सिरे देख रहे हैं, जल रागी ये पूरा पूरा मिसेल कहलाता है। तो ये इस प्रकार से मिसेल का निर्माण हुआ। आइए अब आगे का हिस्सा देखते हैं इसका। साबुन एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में, अब चूंकि इसकी नेचर ऐसी है तो इसलिए जल के साथ इसने क्रिया करी, तो इसने क्या बनाया, मिसेली संरचना बनाई। चूंकि मैंने बताया था इसकी आयनिक नेचर है और ध्रुवीय विलायकों के अंदर ये घुलनशील होता है। अब एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में यह है घुल जाता है, अतः एथेनॉल के साथ मिसेल का निर्माण नहीं करता है। ये घुल तो जाएगा लेकिन ये इनके साथ मिसेल का निर्माण नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों होता है? जो कार्बन है इसके अनेक अनुप्रयोग हैं, तो इसका एक अनुप्रयोग है ईंधन के रूप में ही इसका उपयोग क्यों होता है। आइए इसके हम कारण देखते हैं। देखिएगा, ईंधन
होने के क्या गुण हैं, वो गुण सारे के सारे कार्बन के अंदर हैं। तो हमें अगर ईंधन के गुण हमको पता है, ईंधन की प्रॉपर्टीज़, अच्छे ईंधन की प्रॉपर्टीज़ हमको पता है, तो हम इसका आंसर हम दे पाएंगे। आइए अंतरों को हम पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। कार्बन है उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में होने का निम्न कारण है। क्या कारण है? पहला कारण, कार्बन है उसके यौगिक दहन करने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। एक तो क्या हुआ, जब भी इनका दहन किया जाए, कंबशन किया जाएगा, तो ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेंगे और प्रकाश मुक्त करेंगे। दूसरा, इनका ऊष्मीयमान अधिक होता है। इनका ऊष्मीयमान क्या होता है? उच्च होता है, अधिक होता है। तो ऊष्मीयमान अधिक होने के कारण से हमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा हीट प्राप्त होगी। तीसरा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ईंधन सामान्यतः स्वच्छ एवं नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, अर्थात प्रदूषण नहीं करते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से हमारा तात्पर्य इस समय ईंधनों से है हमारा, यानी कि जो ईंधन है और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो नीली ज्वाला के साथ जलेंगे तो प्रदूषण नहीं करेंगे। हमने पहले क्वेश्चन भी देख चुके हैं, क्योंकि उनका पूरी तरह से दहन होता है। घरों में उपयोग लाई जाने वाली एलपीजी गैस, केरोसिन जैसे ईंधन पदार्थों को स्टोव में वायु के मिश्रण के साथ दहन करने पर स्वच्छ एवं नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। आप देखते हैं कि जो उसका स्टोव चूल्हा होता है उसके अंदर छिद्र होता है, जिससे कि उसको वायु मिलती है, और वायु मिलने के कारण से जो एलपीजी उसका दोनों का मिश्रण जलता है, और उसका, क्योंकि बिना उसके वायु के उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का जलना संभव नहीं होता है। तो ये दोनों का मिश्रण, ईंधन पदार्थ और वायु का मिश्रण जलता है, और मिश्रण जलने से क्या होता है? स्वच्छ ईंधन यानी कि नीली ज्वाला के साथ जलता है, यानी कि पूर्ण दहन होता है। अगला पॉइंट, ये सरलता से सुलभ हो जाते हैं, यानी कि सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, ये सस्ते भी होते हैं। अगला, और ज़्यादातर ईंधन पदार्थों का भंडारण तथा परिवहन आसान होता है। हमारे घरों के अंदर एलपीजी का या किसी लिक्विड, आजकल तो केरोसिन ईंधन के रूप में काम में नहीं आता है, नहीं तो पहले इनका भंडारण परिवहन, यानी कि एक जगह दूसरी जगह आसानी से इनको ले जाया जा सकता है, और इनको आसानी से एक जगह पर बेलनों के अंदर या टैंकरों के अंदर इनको संग्रहित किया जा सकता है। ये हो हमारा क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन नंबर 10, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। सॉरी, यहाँ पर गलत शब्द गया, ये आग नहीं है, झाग है। झाग के निर्माण को समझाइएगा। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। यानी कि कठोर जल, देखिएगा बात स्पष्ट कर दूं मैं, कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है, साबुन के साथ झाग नहीं देगा। अब इसने कहा कि उपचारित करने पर, यानी कि हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना पड़ेगा? हमें साबुन को अधिक काम में लेना पड़ेगा, अधिक घिसना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं। अच्छा, एक और स्पष्ट कर देता हूँ, कठोर जल और भारी जल में अंतर है। यहाँ पर कठोर जल की बात हो रही है, हार्ड वाटर की बात हो रही है। भारी जल होता है वो ड्यूटेरियम होता है, जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक आइसोटोप होता है। यहाँ पर भारी जल की नहीं, कठोर जल की बात हो रही है। आइए हम आंसर देखते हैं इसका। हम जानते हैं कि जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट लवणों की उपस्थिति के कारण से होती है। तो कैल्शियम के लवण है, मैग्नीशियम के हैं, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट ये लवण है। तो ये लवण इनके आयन मुक्त करेंगे, तो जिसके कारण से जो पानी है, वाटर है, वो क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, हार्ड वाटर हो जाएगा। इसके कारण से आयन साबुन में अभिक्रिया कर जल में अविलय स्कम बनाते हैं, यानी कि एक तलछट, एक अवक्षेप बनाएंगे, जो कि जल में कैसे होता है? अविलय होता है। किनके कारण से? जो जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार लवण है उनके आयन। साबुन कठोर जल के साथ कम झाग देता है, अतः अधिक साबुन खर्च करना पड़ता है। अब क्या होगा कि वो बहुत कम झाग दे रहा है, तो अब उसका उपचारित करने से क्या तात्पर्य हुआ कि हमको अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है, अर्थात इसको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आप क्या प्रेक्षण होगा? आपका प्रेक्षण क्या होगा? देखिएगा, यदि हम लिटमस पत्र के द्वारा साबुन की हम जांच करें तो हमारा प्रेक्षण क्या होना चाहिए? देखिएगा, हम लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं, साबुन बनाने के अंदर क्षार प्रयुक्त होते हैं, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम के या पोटेशियम के जो लवण होते हैं वही क्षार होते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति कैसे हुई? क्षारीय हो गई। और जो क्षारक होते हैं वह लाल लिटमस को नीला करते हैं। हमारा अंतर आपको समझ में आ गया होगा उत्तर। आइए अब इसका उत्तर को हम देखते हैं। साबुन बनाने में क्षारक प्रयुक्त होते हैं, अतः क्षारक के प्रभाव के कारण से लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। यहाँ पर लाल छपा नहीं है,
लिटमस केवल लिखा हुआ है लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, जबकि नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, तो नीले लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो लाल लिटमस पत्र वो नीला हो जाएगा साबुन की क्षारीय प्रकृति के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? देखिएगा, मैं आपको एक शब्द स्पष्ट करता हूँ। पहले करण का मतलब क्या होता है? करण का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना। अब हाइड्रोजनीकरण है तो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन किसी चीज़ में योग हो जाए तो ये हाइड्रोजनीकरण हुआ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन किसी चीज़ में जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण हुआ। तो अब इसका हमें एक तो हाइड्रोजनीकरण की हमको डेफिनेशन देनी है, दूसरा कि इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, यानी कि औद्योगिक रूप में यह किस प्रकार से काम में आते उपयोगी है हाइड्रोजनीकरण। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। हाइड्रोजनीकरण केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में बदलने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या हुआ? जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और उनकी हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या होगा कि वो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल जाएंगे। तो इनका बदलना का प्रक्रम बदलेंगे तो इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रोजनीकरण। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई? हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कहलाई। अब 2 शब्द भी स्पष्ट कर देता हूँ मैं आपको, लेकिन लेसन वाली वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के अंदर स्पष्ट कर देता हूँ। असंतृप्त क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है कार्बन हाइड्रोजन के बने हुए ऐसे कि जिनमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जिनमें यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, वे संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये हुआ। तो अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एथीन, एथिलीन। तो देखिएगा, ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड है। तो जो एथीन या एथिलीन है इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा। तो हाइड्रोजनीकरण करवाकर, यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाकर यह एन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप देखें एन आ रहा है अनुलग, तो एन का मतलब हो गया कि सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड वाला यौगिक असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक के अंदर परिवर्तित हो गया। तो यह हुआ हाइड्रोजनीकरण का उदाहरण। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग देते हैं, यानी कि उद्योगों में किस प्रकार से यह अभिक्रिया काम आती है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति तेलों, जो कि असंतृप्त वसा होती हैं, को वनस्पति घी यानी कि संतृप्त वसा के अंदर परिवर्तित किया जाता है। जो घी हम वनस्पति घी का हम काम में लेते हैं, आजकल तो इसका प्रयोग कम हो गया है। तो जो वनस्पति घी होते हैं ये संतृप्त वसा होता है। ये संतृप्त वसा कब बनते हैं? जो हाइड्रोजनीकरण होता है, इनका वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तो जिससे ये घी के अंदर जो कि सेमी सॉलिड के अंदर, जो कि जो ऑयल होता है वह लिक्विड होता है और इसका हाइड्रोजनीकरण करवाए तो ये सेमी सॉलिड के अंदर अर्धठोस के रूप में यानी घी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम इस प्रकार की क्वेश्चन से दिखा सकते हैं। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, और ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है 473 केल्विन ताप पर, जिससे कि ये वनस्पति घी के अंदर यानी परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन ऐड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? देखिएगा, संकलन का पहले आपको शब्द का अर्थ समझाता हूँ। संकलन का मतलब क्या हुआ? संकलन का मतलब हुआ कि जुड़ना, यानी कि हाइड्रोजन किसके अंदर जुड़ेगी। अभी जो क्वेश्चन देखा था उसी से संबंधित है, और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो डबल बॉन्ड वाले जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ती है। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो आपके संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगी। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। देखिएगा, संकलन अभिक्रिया केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रदर्शित करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रदर्शित करेंगे। तो अब इस प्रश्न के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ दी हुई है, दोबारा देखते हैं अपन। C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4। अब इसमें से अब हमको ये छांटना पड़ेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। देखिए, पहले इस प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ, कौन कौन से प्रश्न के अंदर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर C3H6 और C2H2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो अब ये ही संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, अर्थात इनके अंदर हाइड्रोजनीकरण होगा और फिर ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे।
अब ये कैसे पता चलेगा कि यह असंतृप्त है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि डबल बॉन्ड वाले यौगिक असंतृप्त हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक असंतृप्त हैं। अब कौन सा डबल बॉन्ड वाला है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड वाला है, यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन से यौगिक हैं, और सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा, ये पता कैसे चले? अणुसूत्र से ये जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती, या तो संरचना सूत्र से प्राप्त हो जाती है, ये जानकारी प्राप्त होती है हमको इनके सामान्य सूत्र के द्वारा। हमने अभी इस पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि एल्केन समजातीय श्रेणी, तो एल्केन जो समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 C। ये इस सूत्र के अंदर जब हम n का मान रखेंगे, यानी जो कार्बन की संख्या हम यहाँ पर देख रहे हैं C3 C2H2, तो एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है, एल्कीन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है, और एल्काइन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंदर हम जो कार्बन प्रश्न में जो कार्बन की संख्या दी है, वो कार्बन का संख्या का जब हम n का मान रखेंगे, जैसे कार्बन का पहले इसके अंदर एग्जाम्पल C2H6 दिया हुआ है, तो जब हम उसके अंदर मान रखेंगे n का मान C2 रखेंगे, तो अगर हमको ये सूत्र एल्केन में रखने से प्राप्त होता है C2H6, तो हमें ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर ये हमें n का मान 2 एल्कीन में रखने से प्राप्त होता है, तो ये हो गया एल्कीन, और अगर ये एल्काइन में 2 रखने से प्राप्त होता है, यही वाला सूत्र, तो ये हुआ एल्काइन। तो किस प्रकार से ये हम प्राप्त करते हैं, ये आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य सूत्रों से प्राप्त हो जाएगा। और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसका भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप इसको कर पाएंगे। आइए, तो ये उत्तर हम देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर को समझाने के लिए परीक्षण बताएं। हमें टेस्टिंग करनी है रासायनिक अंतर के लिए कि ये किस प्रकार से, कौन से संतृप्त और कौन से असंतृप्त हैं। देखिएगा, हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर किसी भी निम्न में से किसी भी एक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। दो यहाँ पर टेस्ट दिए जा रहे हैं। दो टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट हम देखते हैं। देखिएगा, दो टेस्ट है, एक तो पोटेशियम परमंगनेट का टेस्ट है और एक ब्रोमीन टेस्ट है। पहले हम पोटेशियम परमंगनेट का टेस्ट देखते हैं। दो स्वच्छ परखने लेकर एक परखने में मक्खन लेते, जबकि दूसरी परखने में वनस्पति तेल, यानी कि एक एक परखने के अंदर हमने एक एक नमूना हमने ले लिया। क्षारकीय पोटेशियम परमंगनेट का विलयन इसके अंदर हम डालते हैं। पोटेशियम परमंगनेट होगा, लेकिन कैसा होगा? वो क्षारकीय होगा। तो वनस्पति तेल जो है, यानी कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्षारकीय पोटेशियम परमंगनेट का गुलाबी रंग गायब हो जाता है। जो केमेनोफोर होता है उसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है, जैसा आप इसके अंदर गुलाबी शब्द देख रहे हैं, इसी कलर का। तो जो पोटेशियम परमंगनेट है, इसका गुलाबी रंग, क्षारकीय पोटेशियम परमंगनेट, क्षारकीय की बात हो रही है, इसका गुलाबी रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में? वनस्पति तेल की, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से ये परीक्षण हुआ। दूसरा परीक्षण, दो अलग अलग परखने लिया, दो स्वच्छ अलग अलग परखने ले ली, और दोनों परखनियों में, यानी कि एक में वनस्पति तेल और दूसरे के अंदर हमने मक्खन लेकर इसको गर्म किया पहले, और गर्म करने के बाद इसके अंदर ब्रोमीन जल डालेंगे। ब्रोमीन जल होता है, उसका गहरा लाल भूरा रंग होता है, बिल्कुल रेडिश होता है। तो वनस्पति तेल, यानी कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल के गहरे लाल भूरे रंग को उड़ा देते हैं, उसका रंग गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन दो परीक्षणों के द्वारा संतृप्त और असंतृप्त, ये रासायनिक परीक्षण है, हम ये पता लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझा, यानी कि साबुन सफाई कैसे करता है। हमने मिसेली संरचना देखी थी तो साबुन की, तो मिसेली संरचना जो होती है, जो मिसेल होता है, वही सफाई का कार्य करता है। आइए देखते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, इससे पहले हम इसको देखते हैं आगे। देखिएगा, ये हम मिसेल हमने देखा, आप देख रहे हैं यहाँ पर मिसेल बना, बीच में आप येलो कलर का जो स्पॉट देख रहे हैं, एक तेल की बूंद है, यानी कि जो मैल होता है। एक्चुअली जो मैल होता है वो ऑयल होता है, ऑयलिश होता है, और उसके पास डस्ट वगैरह लगकर वो मैल बन गया। और जो ये हैं साबुन के अणु, तो साबुन के अणु ने ऊपर आप देख रहे हैं, एक अणु साबुन का अणु देख रहे हैं। तो साबुन के अणु ने क्या किया? इसको मैल को चारों तरफ से घेर लिया, और घेर करके क्या बनाए उन्होंने? एक मिसेल बना लिया। ये जो चारों तरफ जो संरचना बनी, ये संरचना मिसेल कहलाती है। अपन
पिछले क्वेश्चन के अंदर देख भी चुके हैं। तो इसका जो जल विरागी सिरा है वो इसके मैल होता है, मैल को क्या करता है चारों तरफ से घेर लेता है। और आइए अब देखते हैं काम कैसे करता है। देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला चित्र आप देख रहे हैं, पहले चित्र के अंदर एक कपड़ा है जो लाइट स्काई ब्लू कलर का, ये एक क्लॉथ का टुकड़ा है, उसके ऊपर जो डार्क कलर से आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर से ये मैल है, तो मैल इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या हुआ, साबुन के अणु जो हैं वो इसके ऊपर लगे, क्योंकि साबुन पानी के अंदर घुला, पानी के अंदर घुल करके इसके 2 सिरे हो गए, तो आयनीकरण हो गया, इसके 2 सिरे हो गए। तो इसका जल विरागी सिरा है, यानी कि जो लंबी पूंछ वाला भाग है जो हाइड्रोकार्बन के अंदर विलय होता है, ये इसको मैल को चारों तरफ से घेर रहा है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये पहले दूसरे चित्र के अंदर, इसी प्रकार तीसरे चित्र के अंदर ये इसके चारों ओर व्यवस्थित होते जा रहे हैं, और तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि चारों प्रकार से व्यवस्थित हो गए हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, चारों प्रकार से होने के बाद इसको चारों तरफ से मैल को घेरने के बाद इसको इन्होंने मैल को क्या कर दिया है, कपड़े से इसको हटा दिया है। फिर इसे हम कपड़े को रगड़ कर या डंडे की सहायता से पीट कर उससे रगड़ कर हम इसको मैल को कपड़े से पृथक हम कर लेते हैं। आइए इसका आंसर हम देखते हैं। अभी हमने समझ लिया चित्र के द्वारा, जब पानी में साबुन को घोला जाता है तब जल विरागी सिरा पानी में जल में घुलनशील तथा जल रागी सिरा जल में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील, परंतु तेलीय मैल वसा आदि में घुलनशील होते हैं, चूंकि जो उसका पूंछ वाला जो हिस्सा था वो उसके अंदर घुलनशील होता है। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर की ओर और हाइड्रोकार्बन का अंदर की ओर, हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर की ओर होता है। ऐसे अणुओं के कारण से होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ वाले गुच्छे के आंतरिक गुच्छा बनने के हिस्से में होता है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छों की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, यानी कि जो साबुन कणु उसके अंदर व्यवस्थित हुए, तो ये जो व्यवस्थित होने के बाद जो संरचना कहलाई, क्या कहलाई, मिसेल संरचना कहलाई। तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है, यानी कि जो मैल होता है उसकी नेचर कैसी है, ऑयली है, तो उसके मिसेल के केंद्र के अंदर एकत्रित होता है। इस प्रकार से साबुन का मिसेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है, क्योंकि वो कपड़े से वो पकड़ छोड़ चुका है, वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता तथा कपड़ा साफ हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, दोबारा आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ आपका ये वीडियो पूर्ण होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सके और आपकी एजुकेशन आसान हो सके। धन्यवाद।